टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरीके से कॉन्फ्रेंस है सब लोगों की, जो भी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के या ब्रिटिशर्स, उन सब की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है। राउंड टेबल एक राउंड की फॉर्म में वो कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये सारे लोग इकट्ठे बैठ के दे डू डिस्कशन और उसका कुछ रिजल्ट निकालना, डिस्कशन करना, वो सारी चीजें होती हैं। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुई थी, 3 हमारी है पढ़नी है हमें। फर्स्ट हुई थी 1930, फिर 31 और फिर 1932। ठीक है, ईयर एंड में होती थी, नवंबर दिसंबर के टाइम पे होती थी ये। ठीक है, ईयर एंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जाती थी जिसका मेजर मोटिव था कि इंडिया के लिए कुछ डेवलपमेंट करना, कुछ काम करना और कुछ मतलब डिसाइड करना क्या करना है हमने। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। ठीक है, हुई किसके बीच में थी? सारे लोग जो थे वहां के ब्रिटिशर्स वगैरह थे, उन सबके बीच में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो है 74 डेलीगेट्स गए थे, मतलब 74 पीपल वहां पर गए थे और इसमें से जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी वगैरह ये सब यहाँ पे जाने को राजी नहीं थे। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी भी पर्सन ने रिप्रेजेंट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि 1929 में सेशन हुआ था, लाहौर का सेशन, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने सीधा बोल दिया था कि हमें यहाँ पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट करना है। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोल दी थी। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको पता लग गया कोई रिप्रेजेंटेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस की नहीं है। और ये हुई क्यों थी? इसके पीछे रीजन था, जो साइमन कमीशन भारत में आई थी। अभी हमने साइमन कमीशन नहीं पढ़ा, वो मैं बताऊंगी आपको। साइमन कमीशन जो भारत में आया था, जो साइमन पर्सन आए थे यहाँ पर, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए आए थे, उनको जो है उन उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो वो पर्सन आए थे, उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसको डिस्कस करने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वहां पर। लेकिन हमारे इंडिया की तरफ से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो वहां पर रिप्रेजेंट नहीं करती। बाकी लोग जाएंगे, ठीक है, और लोग जाएंगे, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट नहीं करती। कौन कौन जाते हैं? मुस्लिम लीग से, हिंदू महासभा से। मुस्लिम लीग से कौन जाते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान। हिंदू महासभा से कौन से पर्सन जाते हैं? हिंदू महासभा से जाते हैं कुछ लोग, जैसे मोंजी, जयकर, ये लोग थे, कुछ ये जाते हैं। जस्टिस पार्टी से जाते हैं, पारसी जाते हैं, सिख की तरफ से जाते हैं, सरदार, ये सब लोग वहां पे विजिट करते हैं। लेकिन डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से, डिप्रेस्ड क्लासेस क्या है? वो क्लासेस जो डाउन ट्रोडन है, जो काफी डाउन क्लासेस हैं, एससी एसटी, इन सबको डिप्रेस्ड क्लासेस की कैटेगरी में रखा गया था। जिनको हेड कौन करते थे हमेशा से? इनको हेड करते थे B.R. अंबेडकर। इनको हमेशा से यही पर्सन हेड करते आए हैं। इन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन भी फॉर्म की थी B.R. अंबेडकर ने। तो उसी के चलते जो है यहाँ पर B.R. अंबेडकर ने जो है अपनी डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया और वो यहाँ पर गए भी थे, रिप्रेजेंट भी किया था उन्होंने। यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशन वगैरह की गई, बहुत से लोग थे तो काफी सब लोगों ने डिस्कशन वगैरह भी की। लेकिन जो है यहाँ पर इसका कोई डिस्कशन का रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया। कोई भी डिस्कशन का जो है ना एक प्रॉपर से रिजल्ट निकल के आ ही नहीं पाया। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये वाला पढ़ोगे, अनटचेबल्स में से या डिप्रेस्ड क्लासेस में से B.R. अंबेडकर वाज द ओनली पर्सन टू अटेंड ऑल द 3 कॉन्फ्रेंसेस। तीनों की तीनों कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने वाले इकलौते पर्सन कौन थे? वो थे B.R. अंबेडकर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आती चीजें, ये सब आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे ये लोगों के नाम है जो विजिट किए थे। INC डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, याद रखिएगा, नहीं किया था। यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई, बहुत सारे फाइनल और डिसीजंस लिए गए। ठीक है, बात की गई कि ऐसे से होगा और
बी आर अम्बेडकर ने अपना एक पॉइंट रखा कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जैसे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले हैं ऐसे ही डिप्रेस्ड क्लासेस को भी सेपरेट इलेक्टोरेट का बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ भी इस मीटिंग का रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया। इतनी बड़ी जो मीटिंग हुई उसका कुछ भी ना रिजल्ट नहीं निकल के आ पाया, कोई एक फाइनल डिसीजन ही नहीं आ पाया कि करना क्या है। तो उसके चलते यहाँ पर इस मीटिंग को इट वाज रिगार्डेड एज अ फेलियर, ये मीटिंग जो है एक फेलियर की तरह मानी गई, इसका कोई रिजल्ट यहाँ पर नहीं निकल के आ पाया। तो ये मीटिंग हो गई प्रॉपरली फेल। और तब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन के बिना जो ये जो हम कुछ भी डिसीजन ले रहे हैं हम डिसीजन नहीं ले सकते। अगर हमारे यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन नहीं है तो वी कैन नॉट टेक एनी सच डिसीजन, हम कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं ले सकते अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टिसिपेशन नहीं होती है। तो इसके चलते यहाँ पर उनको रियलाइज होता है कि कांग्रेस की जो है पार्टिसिपेशन जरूरत है। तो कांग्रेस की पार्टिसिपेशन में उन्होंने किससे बात करने की सोची, जो उस वक्त यहाँ के वाइसराय थे। कौन थे उस वक्त? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ने क्या सोचा, अब किससे बात की जाए? गांधी जी से यहाँ पर कुछ बातचीत की जाए, उनको मनाया जाए कि अब हम जो है यहाँ पर आप आओ। तो फाइनली उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट, जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट, जो कि दिल्ली में साइन किया गया था, इसलिए इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर फाइनली गांधी जी और इरविन के बीच में डिसाइड हुआ, बातचीत हुई। तो यहाँ पर उसको हम कहते हैं, बहुत फेमस पैक्ट है गांधी इरविन पैक्ट। तो ये क्यों हुआ? पहली आरटीसी फेल हुई, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि भाई चलो बातचीत करके मना लिया जाए, ठीक है। तो 1931 को गांधी जी और जो बाकी लोग जेल में थे। क्यों थे ये जेल में? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के चलते ये जेल में थे। तो उसके लिए इनको यहाँ से फिर बाहर निकलवाया गया और लोगों को। और उन्हीं बातचीत को जो उनके बीच में नेगोशिएशंस हुए थे, मीटिंग्स हुई थी, एक समझौता हुआ था, उसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ, सो दैट कांग्रेस सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट कर सके। सीक्वेंस दिमाग में रखना आपने। तो लॉर्ड इरविन ने मान ली बात, ये आपको मैंने लिखवाया था कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया जाए, सारा लैंड जो है दे दिया गया है वो यहाँ पर उसको वापस कर दिया जाए, उसके अलावा सॉल्ट बनाने की परमिशन दी जाए, ठीक है, और इमरजेंसी के ऑर्डिनेंस सारे हटा दिए जाएं। ये सब छोटी मोटी चीजें उन्होंने की, इतना डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आता इतना। तो ये सारी चीजें हुई यहाँ पर। गांधी जी ने भी मान ली कुछ बातें कि भाई ठीक है चलो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर देते हैं, जो आप कह रहे हो। और जो नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, मतलब जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी पार्टिसिपेट हम कर लेते हैं। इन बातों के लिए कौन मान गए? गांधी जी यहाँ पर मान गए। वो इन चीजों के लिए तैयार हो गए कि चलो ऐसे जो आप कह रहे हो वो हम कर लेते हैं। तो उसी के चलते फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। ये हुआ सब कुछ। अब इसी के चलते यहाँ पर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अब इरविन की जगह भारत में कौन आ चुके हैं उस समय तक? वेलिंगटन। इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब गांधी जी वहां पे गए थे, जब डिसाइड हुआ कि जाना है, तो गांधी जी गए वहां पर लंदन। तो लंदन जब वो गए तो वहां पर जो विंस्टन चर्चिल है, बहुत फेमस पर्सन है, उन्होंने गांधी को नेक्ड सेडिशियस फकीर के नाम से पुकारा था, ठीक है। मतलब धोती कुर्ता पहनते थे ना वो, ऑलमोस्ट तो नेक्ड ही थे, तो उनको नेक्ड सेडिशियस फकीर के नाम से उनको पुकारा था। तो यहाँ पर कौन कौन से लोग गए थे? कांग्रेस की तरफ से आपको पता है गांधी जी गए, अभी बताया। एमएम मालवीय मतलब मदन मोहन मालवीय, रंगस्वामी अयंगर, ये सारे लोग गए। मुस्लिम्स की तरफ से वही वाले जो पहले लिखवाए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान। डिप्रेस क्लासेस में वही सेम, बी आर अम्बेडकर। वुमेन में कौन गई थी? सरोजनी नायडू। बाकी और लोग थे सिख, क्रिश्चियन, पारसी, लैंडलॉर्ड, ये सब लोग भी अलग अलग, जो ये और लोग हैं ये लोग भी यहाँ पर विजिट करे थे, मतलब ये लोग भी यहाँ पर गए थे। और उस वक्त जो ब्रिटिशर के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे राम से मैकडोनाल्ड, ये पर्सन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। इनके होते हुए ये सारी कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई थी। और जो उस वक्त के किंग थे वहां के, वो जॉर्ज पर्सन का नाम था, वो किंग थे वहां के। तो ये सब लोग वहां पे गए और फिर उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बात के बीच में दोनों के दो जो वहां के लोग हैं उन सबके बीच में एक बात पे इशू हो गया। क्या देखोगे यहाँ पढ़ोगे? The conference was deadlocked on the minorities issue। क्या बताया था? अभी बताया था ना यहाँ पर
कि जो बी आर अम्बेडकर है वो चाह रहे हैं कि क्या किया जाए, यहाँ पर डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिए जाएं। और गांधी जी इसके लिए मान नहीं रहे थे कि अगर हमने डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया, ऐसे तो सारे लोग आ जाएंगे, ऐसे तो हमें जो है और लोगों को भी आ जाएंगे अब कि भाई इनको भी दो, सिख को भी दो, पारसियों को भी दो, क्रिश्चियंस को भी दो, सबको ही सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए होगा, फिर तो इंडिया डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हिंदू और मुस्लिम्स में डिवाइडेड हो रखा है इंडिया, क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले थे, तो ऐसे करते करते तो सब लोग आ जाएंगे जो है यहाँ पर। ऐसे तो इंडिया में यूनिटी ही नहीं रह जाएगी, ये तो इंडिया की यूनिटी पे अटैक है सीधा सीधा। तो गांधी जी इस बात पे माने नहीं, और फिर जो बी आर अम्बेडकर थे वो भी इस बात पे नहीं माने, वो चाह रहे थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। तो यहाँ पर इस बात पे आके डेडलॉक हो गया, डेडलॉक समझ रहे हो ना, एक बात पे आकर के विवाद हो गया, अब एक इशू बन गया इस बात का कि क्या किया जाए इस चीज पर। तो इसी के चलते ये कॉन्फ्रेंस भी खत्म हो गई और कोई रिजल्ट इसका नहीं निकला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो है ये चीज भी यहाँ पर एंड हो गई फाइनली, और यहाँ पे कुछ भी इस चीज का रिजल्ट नहीं निकला। इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे। यहाँ पर जो है बहुत सारी और चीजें भी डिस्कस की गई, आप ये सब रीड कर सकते हो। तो ये भी सारी चीजें यहाँ पर की गई थी, कुछ प्रोविजंस बनाए जाएं, 3 एक्सपर्ट की कमिटीज बनाई जाए, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस जो है वो की गई, और सारी चीजें की गई, बट उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला था, तो हुआ कुछ नहीं था इसके अंदर। और अटेंड तो की थी गांधी जी ने, गए भी थे कि हम प्रॉपर्ली कुछ यहाँ पर रिजल्ट निकालेंगे, कुछ करेंगे, तो लेकिन उसका कुछ भी फाइनली यहाँ पर रिजल्ट निकल के नहीं आ पाया था। फिर गांधी जी यहाँ पर वापस आ गए थे, और जो विंस्टन चर्चिल थे वो गांधी जी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने ये बोला था, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू मीट दैट हार्ड नेक्ड फकीर, तो इफ ही डजंट नो हाउ टू ड्रेस प्रॉपर्ली, मतलब उनका ये एक स्टेटमेंट आई थी कि उनको कपड़े पहनने का ही नहीं पता, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी उस समय पे, मतलब वही एक इंसल्ट वाली बात थी, उन्होंने ये इंसल्ट करी। ठीक है, और उसके बाद वापस आ गए गांधी जी, कोई डिस्कशन मतलब और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर, कुछ भी डिस्कस जो है फाइनली यहाँ पर हुआ नहीं था, कोई रिजल्ट नहीं आया। जब वो वापस आ रहे थे तो वो इटली में भी रुके थे। इटली में एक जगह है मसूलिनी, सॉरी इटली में एक पर्सन थे वहां पर उस समय जो इटली में राज कर रहे थे, मसूलिनी, उनसे मिले थे वो वहां पर। ठीक है, पोप के पैलेस में भी गए थे वो, पोप के सुना होगा आपने, जो पोप हैं क्रिश्चियंस के जो हेड होते हैं पोप, वो इटली में ही रहते हैं, तो उनसे भी मिले थे वहां पर। ठीक है, उन सबसे मिलने के बाद वापस आए इंडिया में, और इंडिया में आकर के अब उन्होंने यहाँ पर इंडिया में बी आर अम्बेडकर के साथ समझौता किया। ठीक है, बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी अब, तो उन लोगों ने आकर के आपस में समझौता किया। लेकिन इसी बीच जो ब्रिटिश की सरकार थी, जो मैकडोनल्ड थे, जो कि ब्रिटिशर्स के प्राइम मिनिस्टर्स थे, कौन थे, मैकडोनल्ड, उन्होंने क्या किया, उनको ये अच्छा मौका मिला कि दो लोगों में आपस में नहीं बन रही, तो तीसरे ने फायदा उठाया इस चीज का। तो इन्होंने बोला कि चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर इन लोगों में आपस में बन नहीं रही है, तो जो जिस चीज से हानि पहुंच रही है ना वो चीज कर दो। उन्होंने कम्युनल अवार्ड यहाँ पर दे दिया। और अवार्ड का मतलब मैंने कल भी बताया था, अवार्ड का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई अवार्ड किसी को दिया है, अवार्ड का मतलब ये है उन्होंने कम्युनिटी डिवाइड कर दी। उन्होंने सीधा सीधा यहाँ पर जो है डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको अलग कम्युनिटी बना दिया। उनको कह दिया कि जो आप चाह रहे हो कि आपको सेपरेट इलेक्टोरेट मिले, सेपरेशन ऑफ इलेक्शंस मिले, आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं। तो कम्युनल अवार्ड यहाँ पे उन्होंने वो चीज दे दी। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली जो है कम्युनल अवार्ड वाली चीज यहाँ पर मिल गई। गांधी जी वापस आए, उनको दिख गया यहाँ पर कि जो कम्युनलिज्म की सीड्स हैं, जो एक बीज है, वो यहाँ पर भारत में बो दिया गया है एक तरीके से। ब्रिटिश की जो जेल थी वो पूरी तरीके से सत्याग्रही से भरी हुई थी, सत्याग्रह के सारे लोग उसमें भरे हुए थे जो हमारे भारत के थे। पटेल, अब्दुल गफ्फार खान, कल की क्लास में बताया था, अब्दुल गफ्फार खान, रेड शर्ट मूवमेंट चलाई थी इन्होंने, इनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये सब चीजें यहाँ पर की गई। और इस समय मैंने आपको बताया कि इरविन की जगह अब आ चुके हैं वेलिंगटन। और वेलिंगटन ने क्या कहा, वेलिंगटन ने कहा जो इरविन ने बातें कही थी मैं उसको नहीं मान रहा, उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया।
तो वापस से सिचुएशन वैसी ही हो गई, कुछ भी बदला नहीं सिचुएशन में, वापस वही हो गई। जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दी गई थी वो वापस से स्टार्ट कर दी गई, पूरी जेल भर दी गई सत्याग्रही से, बहुत मुश्किल होने लगी भारत में, वही सिचुएशन वापस आ गई और कम्युनल अवार्ड जैसी चीज यहाँ पर दे दी गई। तो यहाँ पर आपको बताया कम्युनल अवार्ड के बारे में, याद रखिएगा महात्मा गांधी बिल्कुल इसके फेवर में नहीं थे कि कम्युनल अवार्ड जैसी चीज जो है भारत में मिलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंडिया के लोग डिवाइड हो रहे हैं इससे। और यहाँ पर बी आर अम्बेडकर पहले तो तैयार नहीं थे कि हमें मतलब पहले वो तैयार थे कि हमें कम्युनल अवार्ड्स देने हैं, बट बाद में गांधी जी के साथ नेगोशिएशंस करके वो फाइनली राजी हो गए कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी। तो वो जो नेगोशिएशंस हुए थे दो लोगों के बीच में, उसे पूना पैक्ट कहते हैं, क्योंकि पूना में हुए थे, तो दो लोगों के बीच में हुए तो उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट क्या चीज है? पूना पैक्ट है यहाँ पर गांधी जी एंड अंबेडकर, इनके बीच के डिस्कशंस और इनके बीच की जो समझौता है उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है खास, यहाँ पर मतलब ये सिंपल से लिखा है इधर, व्हाइट पेपर पे ये चीज डिस्कस की गई, कम्युनल अवार्ड दे दिया गया। कांग्रेस बिल्कुल इस बात से खुश नहीं थी, गांधी जी को बिल्कुल नजर आ गया कि हमारी इंडिया की यूनिटी पे अटैक किया जा रहा है। वुमेन के लिए भी रिजर्वेशन दी गई थी कि 3% सीट जो है वो वुमेन के लिए भी रिजर्व रहेगी। अनटचेबल जो है, जिनको जो है शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से जाना जाता है, उनको एक सेपरेट कम्युनिटी बना दिया जाएगा, जो कि गलत था, कोई अलग नहीं है, सब एक ही है। तो यहाँ पर ये चीज अलग अलग कर दी गई, जिसको आज भी हम देखते हैं, आज के समय में हम वो चीजें देखते हैं। और फिर यहाँ पर जो है गांधी जी ने अपना एक जो है फास्ट रखा अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ का मतलब है मृत्यु तक, जैसे कहते हैं ना अनशन रखना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा अनशन वर्ड, जो कि अन्ना हजारे ने भी रखा था लोकपाल बिल के चलते, सुना होगा इसके बारे में। केजरीवाल सरकार वाला भी सुना होगा, 49 डेज की सरकार बनी थी, हटा दिया था लोकपाल बिल लाने के लिए। तो वो एक जो कंशन रखा गया था कि आप जब तक डेथ नहीं हो जाएगी तब तक भूखे रहना है, एक ऐसा फास्ट जो है इन्होंने यहाँ पर रखा था। तो यहाँ पर जो बाकी लोग थे उनका अंदर फिर एक खलबली सी हो गई कि ऐसा तो फिर बहुत ही गलत हो जाएगा, हमारे जो असल नेता हैं अगर वही ऐसे उनकी डेथ हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर मान गए एक दूसरे की बातों पर, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। वो बना एक पूना पैक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, जिसमें ठीक है यहाँ पर कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, रिजर्व्ड रहेंगी सीट, जैसे आज के समय में आप देखते हो कि सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी, एससी के लिए, एसटी के लिए, वुमेन के लिए, ये सब हम देखते हैं ना, सीट्स का रिजर्वेशन सिस्टम वो रहेगा। जो जनरल है यहाँ पर, जो भी पार्लियामेंट है, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उनके बीच में सीट्स रिजर्वेशन रहेगी, पर उनके लिए इलेक्शंस ज्वाइंट होंगे, सेपरेट नहीं होंगे। मतलब कि जो लोग खड़े हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एससी एक पर्सन है, वो नॉमिनेट हुआ है, वो खड़ा हुआ है, तो उसको वोटिंग भी सिर्फ एससी वाले ही लोग देंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पर वोटिंग सब देंगे, सारे लोग वोटिंग देंगे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट होगा। दोनों एक दूसरे की बात पे आके मान गए, दोनों ने एक दूसरे की बात सुन के समझ के डिस्कशन कर ली। तो यहाँ पर जो है वो बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में फाइनली ये चीज डिसाइड कर ली गई। 1932 में इस चीज के लिए हामी भर दी गई, जिसे हम पूना पैक्ट कहते हैं। फिर अब पूना पैक्ट हो गया, अब आप अगला क्या होना था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। तो यहाँ पर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें कांग्रेस नहीं गई, क्योंकि कांग्रेस का मतलब ही नहीं था अब जाने का, क्योंकि जो इरविन के साथ बातें हुई थी वो वेलिंगटन ने मानने से मना कर दी, तो फिर तो बात रही नहीं गई वो वाली, तो डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं रहा। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने थर्ड वाली अटेंड नहीं करी, लेकिन बी आर अम्बेडकर ने स्टिल ये वाली अटेंड करी है। बी आर अम्बेडकर अभी भी इस वाली में गए हैं, वही एक लौते ऐसे पर्सन हैं जो तीनों ही कॉन्फ्रेंसेस में गए हैं। यहाँ से हम वुमेन, मुस्लिम, यूरोपियंस, इन सब ने फिर से पार्टिसिपेट किया। इसमें भी कुछ खास अचीव हो नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पर जो है इस कॉन्फ्रेंस की सारी चीजें जो है वो डिसाइड करके व्हाइट पेपर पे लिख दी गई, और व्हाइट पेपर पे लिखने के बाद उसको जो एक बहुत फेमस एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो बन करके इसके बाद तैयार होता है। 33 के बाद 2 सालों बाद एक न्यू एक्ट हमारे सामने आता है, जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वो हमारे सामने यहाँ पर
फाइनली आ जाता है व्हाइट पेपर के नाम से भी उसको जाना जाता है, उसको कहा जाता है व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास होता है और यही जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यही एक्ट हमारे भारत की, इसकी बहुत सारी चीजें, इस एक्ट की मल्टीपल थिंग्स हमारे भारत के 1949 में बने कॉन्स्टिट्यूशन की नींव रखता है। मतलब इसमें जो बातें लिखी थी इस एक्ट में, काफी सारी बातें हमने अपने 1949 के जो हमारा 1949 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, बहुत सारी चीजें हमने उससे ली है, इंक्लूड करी हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर जो है जब पास हो गया ये वाला एक्ट, पूरी तरीके से पास होकर के तैयार हो गया है, तो दो तरीके के लोग थे यहाँ पर, दो तरीके की चीजें उठ रही थी यहाँ पर, ठीक है। एक थे प्रो चेंजर्स यहाँ पर, ठीक है, और एक थे नो चेंजर्स। प्रो और नो दो वर्ड्स आएंगे इधर, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। तो जब ये एक्ट पास हुआ 1935 वाला, तो कई लोग तो फेवर में थे, वो कह रहे थे कि सही है, बढ़िया है सब जो चल रहा है, वो थे प्रो चेंजर्स, वो मान गए इस चीज पे। और जबकि बाकी लोग थे वो कह रहे थे कि हम इन सब चीजों को नहीं मान रहे, जो भी यहाँ पर डिसाइड किया है हम उस चीज को नहीं मान रहे हैं। तो वो लोग उसको मानने से इनकार कर गए, मतलब कई लोग तो मान गए इस चीज को, कई लोग इस चीज को नहीं मान रहे थे। तो दो कैटेगरीज यहाँ पे बन जाती, जैसे हमने एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स पढ़ा है, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स थे। प्रो मतलब जो कि उस वक्त उस चीज के फेवर में थे, और नो मतलब मतलब जो उसके लिए मानने को, मतलब वो चाह रहे थे कि जो भी हो रहा है हमें वो चीज नहीं चाहिए। मतलब हम लोगों को जो है जो बॉयकॉट करना, अनटचेबिलिटी खत्म करना, ये जो खादी वगैरह का है काम, इसको इम्प्रूव करना, ये सारी चीजें हमें करनी है, वो इस चीज के फेवर में थे। और नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सीधा बोला था कि जो भी एक्ट आया है ना 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी कार है जिसमें ना तो ब्रेक है और ना ही कोई इंजन है। उन्होंने इस एक्ट के लिए स्टेटमेंट दी थी, तो वो भी इसके सपोर्ट में नहीं थे इस एक्ट के। और जो बाकी लोग थे जैसे वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, ये सारे लोग भी इसके फेमस में नहीं थे, फेवर में नहीं थे। मतलब लोग इस चीज के फेवर में नहीं थे, और कुछ इसके फेवर में भी थे कि हाँ ये जो एक्ट आया है ये बेटर है। तो यहाँ पर ये हुआ, तो इन सब चीजों के बीच में प्रॉब्लम आ गई, तो आईएनसी ने क्या किया, एक और सेशन रखते हैं, आपस के जो भी मसले हैं सब सुलझा लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई क्या करते हैं, इलेक्शंस करते हैं, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और इलेक्शंस करते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे नोट कीजिए, सब अपने नोट्स में लिखो, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका फर्स्ट टाइम आइडिया किसने दिया था, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक असेंबली होनी चाहिए, एक सभा होनी चाहिए, प्रॉपर एक सभा होनी चाहिए जो उस असेंबली को बनाए, मतलब उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए, एक असेंबली हो, हम इकट्ठे हो और फिर एक असेंबली यहाँ पर हो। तो उसका आइडिया देने वाले फर्स्ट पर्सन थे एम एन रॉय। नाम लिखेंगे सब लोग, एम एन रॉय। यहाँ पे लिखिए अपने नोट्स में, इसको इंपॉर्टेंट बना करके लिखिएगा। It was M.N. Roy in 1934 he gave the idea for the formation of Constituent Assembly। 1934 में इन्होंने इस चीज का आइडिया दिया था, बट ये आइडिया जो फाइनली इंप्लीमेंट करके फाइनली जो किया गया इसको, वो तो बाद में 1946 में किया गया था, ठीक है। वो चीज जो है यहाँ पर 1946 में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। ये चीज 1946 में 6 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फिर ये लोग आकर के मिले, फिर इसमें लीडर्स सिलेक्ट किए गए, सच्चिदानंद सिन्हा सिलेक्ट किए गए, देन उसके बाद और पर्सन राजेंद्र प्रसाद सिलेक्ट किए गए। फाइनली इन लोगों ने मिल करके जो है 1949 में
26 ऑफ नवंबर 1949 को इसको फाइनली तैयार कर लिया। करीबन 2 साल और 18 मतलब कितने महीने होंगे, जितने भी महीने हुए देख लेना कितना टाइम पीरियड हुआ है, तो उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इसको फाइनली यहाँ पर तैयार किया गया। तो आइडिया पहली बार तो एम एन रॉय ने इस चीज का दिया था 1934 में, बट ये इम्प्लीमेंट होते होते ये चीज जो है बहुत आगे बढ़ गई, 1946 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो है इनकी बात को थोड़ा सा सुना और कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसी चीज को बनाया जाना चाहिए और मेन और वुमेन दोनों को इक्वल राइट्स देने चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो है पहली बार कोई सेशन विलेज में हेल्ड किया गया। पहली बार जो है सेशन यहाँ पर विलेज में किया जाएगा। ठीक है, वो विलेज का नाम लिखेंगे सब लोग यहाँ पर, फैजपुर महाराष्ट्र। फैजपुर महाराष्ट्र में यहाँ पर जो है वो किया गया डिसाइड करके फाइनली। और यहाँ पर जो इलेक्शंस हुए उसमें कांग्रेस को जबरदस्त सीटें मिली। ठीक है, जहां 11 जगह पर हुए इलेक्शन तो 8 में उनको सीट्स मिली। और 8 में कहाँ मिली, मतलब कहाँ नहीं मिली, बंगाल, सिंध और पंजाब को छोड़ करके बाकी हर जगह जो है इनको सीट्स मिली। मतलब अच्छी खासी इनको जीत हासिल हुई यहाँ पर। लेकिन मुस्लिम लीग कहीं पर भी पार्टी बनाने के लिए जो है पूरा सक्सेसफुल हो नहीं पाई, जबकि कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली 1937 के इलेक्शंस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। इलेक्शंस कब हुए यहाँ पर, 1937 में इलेक्शंस हुए यहाँ पर। जो है इलेक्शंस होने के बाद यहाँ पर फाइनली जो है जिसको हम कहते हैं इंडिया के प्रोविजनल इलेक्शंस, इसको हम एक शॉर्ट नाम से जानते हैं, इंडिया प्रोविजनल इलेक्शन। जिसमें कांग्रेस जो है वो काफी सही तरीके से जीत लाती है। ठीक है, 5 जगह तो ऐसी हैं जहां इनको प्रॉपर तरीके से पूर्ण बहुमत मिलती है, जिसको कहते हैं ना पूर्ण बहुमत। मतलब इसके लिए एक वर्ड होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जैसे आज के समय की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लोकसभा में सीट्स हैं 545। ठीक है, 545 सीट्स हैं लोकसभा में हमारे पास। तो लोकसभा की 545 सीट्स में से जो पूर्ण बहुमत होगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगी, वो होगा इसका 50% प्लस 1। तो इसका 50% निकालो, उसमें 1 प्लस कर दो, शगन का होता है ना 1, वो प्लस कर दो इसमें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा करीबन 273, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। जो आपको चाहिए, आपको अगर अपनी सरकार बनानी है तो आपको यहाँ पर इतनी सीट्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो सरकार को इतनी सीट अगर मिल जाती है किसी भी सरकार को, ठीक है, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, उसकी यहाँ पे पार्टी बन जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो जो कांग्रेस थी उस समय की 1937 की, उन्होंने यहाँ पर जो है 5 जगह पे वो क्लियर मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर के आए थे। ठीक है, यूपी, बिहार, मद्रास, सीपी सेंट्रल प्रोविंसेस और ओडिशा। तब ओडिशा की स्पेलिंग यही थी, ORISSA। आज के समय में स्पेलिंग चेंज हो गई है, ODISHA। ठीक है, नाम चेंज हो चुका है, बस नाम नहीं, स्पेलिंग चेंज हो चुकी है। तो ये 5 जगह पे तो प्रॉपर मेजोरिटी थी, बाकी जो है और जगह पे सीट्स उतनी मिल नहीं पाई थी। बाकी मुस्लिम लीग को कोई सीट नहीं मिली थी। तो जो कांग्रेस थी उन्होंने 7 जगह में अपनी प्रॉपर सरकार बनाई। 5 ये थी प्लस 2 और थी, एक तो थी बॉम्बे और एक थी NWFP। NWFP क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। मैं लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म, यहां लिख रही हूँ साइड में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये एक सेपरेट जो है यहाँ पर बनाई गई थी ये चीज, मतलब एक सेपरेट था यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। और ये जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, ये है क्या चीज, ये था क्या अलग से यहाँ पर,
ये एक तरीके से पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है। पाकिस्तान के जो आज के समय में पाकिस्तान है, ठीक है, उस वक्त तो ये ब्रिटिश का पार्ट था, लेकिन आज के समय में ये जो एरिया है NWFP, ये चला गया पाकिस्तान में। थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ, बात हो रही है नॉर्थ वेस्ट की, तो मैप में नॉर्थ वेस्ट के ऊपर आओ। नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ता है? जो पाकिस्तान का एरिया है, ठीक है, ऊपर नॉर्थ वेस्ट में, तो वो पाकिस्तान के एरिया में है, ठीक है, जहां पर ये जो वो लाइन है जो कि ड्यूरैंड लाइन है आज के समय की। ड्यूरैंड लाइन हमारे कौन से दो देशों के बीच की लाइन है? मतलब हमारे दो देश नहीं, मतलब इंडिया कौन से दो पाकिस्तान। देशों की? नहीं नहीं, इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांग्लादेश है मैम। इंडिया बांग्लादेश, चाइना। कुछ भी बोले जा रहे हो, इंडिया चाइना, इंडिया बांग्लादेश। इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसका क्या नाम है? हाँ रेड जी, क्लिफ। अफगान, राइट। अफगान, जो इंडिया और पाकिस्तान की लाइन है, जो बॉर्डर लाइन है, इसको भी लिख रेड लेना। क्लिफ। इंडिया पाक की है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ क्या है? ये ये अफगान। पर्सन का नाम है और कुछ नहीं है, ये पर्सन का नाम है, जिस पर्सन को ये काम सौंपा गया था करने का, कि आपको विभाजित करना है, पार्टीशन करना है, वो पर्सन थे रेड क्लिफ, ठीक है। उन्होंने बांटा इंडिया और पाकिस्तान को, और सेम पर्सन ने ही इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान, जो आज के समय में बांग्लादेश है, उसको भी विभाजित किया, पार्टीशन किया। हम्म? उसके बाद इंडिया और अफगानिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसके बीच की लाइन है ड्यूरैंड लाइन, जो कि ड्यूरैंड पर्सन थे, उन्होंने किया था, इसलिए उनके नाम पे इसको किया गया है। सेम ऐसे ही इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर लाइन है उसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। ये 3 लाइनें हैं यहाँ पर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, बस यही है कि जो जो जिस इसके एरिया में आता है उनको इनको काम सौंपा गया कि आपको यहाँ पर विभाजित करना है इन सब चीजों को। तो यहाँ पर जो है जो NWFP वाला रीजन है वो इस ड्यूरैंड लाइन के रीजन में आता है, तो ये आपको छोटा सा पॉइंट है, याद रखिएगा। तो वापस आते हैं, सर जो कांग्रेस थी उसने यहाँ पर अपना बना लिया प्रॉपर तरीके से, उन्होंने इधर जो है उसको फाइनली यहाँ पर बना लिया कि हमें यहाँ पर कांग्रेस जो है गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करनी है। तो यहाँ पर उनको सरकार भी बन चुकी है, बहुत सारी जगह पे सरकार बन चुकी है, ठीक है, जो भी एरियाज हैं। हाँ, आज का खैबर पाख्तूनख्वा, बिल्कुल खैबर पाख्तूनख्वा वाला ही रीजन है, बट इतना डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा बस ड्यूरैंड लाइन याद रख लो, उतना इनफ है। NWFP उतना ही इनफ है इस चीज के लिए। तो अब जो है यहाँ पर किसकी बन गई है सरकार? अब यहाँ पे सरकार बनने वाली है कांग्रेस की, ठीक है। यहाँ पर रिजल्ट आ गया तो कांग्रेस की सरकार यहाँ पे बन गई, बहुत सारे लीडर्स निकल के आए, ठीक है। और मुस्लिम लीग जो है उनको टोटल कितनी सीट्स मिलती हैं? यहाँ पे वो सिर्फ 108 सीट्स ला पाते हैं आउट ऑफ 485, ठीक है। तो यहाँ पर काफी कम सीट्स मिलती हैं, तो उनके पास तो यहाँ पर नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसके चलते जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर ये लोग नहीं जीत पाते, कांग्रेस यहाँ पे प्रॉपरली जीत जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कांग्रेस पार्टी में आती है, जब उसमें आती है सरकार में आती है, मतलब एक तरीके से पावर में आती है जब कांग्रेस, तब यहाँ पर आकर के जो है कांग्रेस जो है वो मुस्लिम लीग के साथ, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में गठबंधन बनाना, कोएलिशन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना, उसके लिए इनकार कर देती है कि हम कोएलिशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोएलिशन नहीं यहाँ पर करते ये लोग, ठीक है। और जो मुस्लिम लीग है वो ये सब जो वहाँ के मुस्लिम्स थे उनको ये सब बताती है कि अब यहाँ पे बन गई है कांग्रेस की सरकार, तो अगर जो मुस्लिम्स हैं वो अगर इसी नेशन में रहेंगे, मतलब भारत में ही रहेंगे, तो यहाँ पर उनको कोई जो है अब नहीं मिलेगा, उनको ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, ना कोई ऊंची पोस्ट पे कुछ मिलेगा, ना उनको एजुकेशन मिलेगी। और अगर जो मुस्लिम्स हैं उनका सेपरेट एक नेशन बना दिया जाता है, दैट इज पाकिस्तान। तो अगर एक सेपरेट नेशन बना दिया जाता है पाकिस्तान, तो मुस्लिम्स को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आती है, प्लस एक
जो कांग्रेस है वो एक स्कीम लेकर के आती है एजुकेशन के ऊपर, जो मुस्लिम्स को काफी एक तरीके से प्रोवोक करती है सेपरेट नेशन बनाने के लिए। तो वो स्कीम का नाम है वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन। ये एक एजुकेशन रिलेटेड एक स्कीम लाई जाती है उस वक्त, जिसके चलते जो कि एक मुस्लिम्स के हैं उन सबको एक तरीके से एक प्रोवोक समझ रहे हो ना, एक तरीके से वो मिल जाता है कि भाई हाँ, अब तो मतलब यहाँ पे इस देश में रहना पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे हम रहेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, मतलब एक तरीके से हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये चीजें जो है उनके माइंड में भर दी जाती हैं। तो इस किसके चलते यहाँ पर सेपरेट नेशन बनाने की एक बात यहाँ से निकल कर के आई कि यहाँ पर जो एक सेपरेट नेशन यहाँ पर बनना चाहिए। और फिर यहाँ पर जो है कांग्रेस जो है अपना इस पूरे इसके अंदर 28 महीने तक रहती है। ठीक है, यहाँ पर पूरा जो है अपनी सरकार बनाती है, 28 महीने तक सरकार बनाती है, लेकिन हाथों हाथ रिजाइन भी कर देती है। 28 महीने तक तो सरकार बनती इन जगह पर, सारी जगह पे जो नाम लिखवाए मैंने, पर हाथों हाथ रेजिग्नेशन भी दे दिया जाता है। एंड देयर इज अ रीजन